नमस्कार। आज हम अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर की हालिया अर्निंग्स कॉल मतलब Q4 और पूरे वित्त वर्ष 25 के नतीजों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। मकसद यही है कि कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा, आगे क्या प्लान्स हैं, ये सब समझें, खासकर उन लोगों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर या अफकॉन्स में रुचि रखते हैं। हाँ, और ये कॉल ना कंपनी की ताकत और जो मुश्किलें आई दोनों दिखाती है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे रहे वित्त वर्ष 25 के आंकड़े? आय में शायद थोड़ी गिरावट थी। हाँ, आय में मतलब रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट आई है, 13,023 करोड़ रुपए। और ये पिछले 10 साल में सिर्फ दूसरी बार हुआ कि वो अपने बजट से थोड़ा पीछे रह गए। अच्छा, वजहें क्या बताई गई? कुछ मुख्य कारण थे। एक तो जल जीवन मिशन JJM प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें कैश फ्लो की दिक्कतें रहीं। फिर बांग्लादेश में थोड़ी पॉलिटिकल अनिश्चितता थी और कुछ प्रोजेक्ट्स मिलने में भी देरी हुई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है ना। प्रॉफिट का क्या रहा? सही कहा। यही बात दिलचस्प हो जाती है। रेवेन्यू कम होने के बावजूद उनका मुनाफा वो बढ़ा है। ईबिडा 5% बढ़कर 1662 करोड़ हो गया। ओह, और मार्जिन भी? हाँ, मार्जिन भी सुधरा है, 11.6% से बढ़कर 12.8% हो गया। और टैक्स के बाद वाला मुनाफा मतलब PAT वो भी 8% बढ़कर 487 करोड़ रहा। बढ़िया। और कर्जे का क्या स्टेटस है, वो भी कुछ कम हुआ? जी बिल्कुल, कर्ज भी कम किया है। डेट इक्विटी रेशियो जो पहले 0.68 था वो अब सुधरकर 0.42 हो गया है। ये दिखाता है कि कंपनी ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखा है मुश्किलों के बावजूद। ये तो काफी अच्छी बात है। अच्छा, अब जरा प्रोजेक्ट्स पर आते हैं। कुछ बड़े लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स भी तो पूरे किए इन्होंने। हाँ बिल्कुल। अफकॉन्स ने कई कमाल के प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं, जैसे कोलकाता में भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग। हाँ, ये तो काफी चर्चा में रही। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। और नागपुर में देश का पहला 4 लेवल वायाडक्ट। इसके अलावा घाना में रेलवे का काम, तिरुपति स्मार्ट सिटी और जांजीबार में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट भी पूरा किया। वाह, ये तो काफी इंप्रेसिव लिस्ट है। जी, और इसी प्रदर्शन को पहचान भी मिली है। जैसे क्रिसिल ने उनकी रेटिंग बढ़ाकर AA- कर दी है। अच्छा। उन्हें MSCI और निफ्टी जैसे जरूरी इंडेक्स में शामिल किया गया है और कई अवार्ड्स भी मिले हैं। MRI के अवार्ड, IEA इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड, CII इनोवेशन अवार्ड। ये सब दिखाता है कि मुश्किल प्रोजेक्ट्स करने में इनकी महारत है। बिल्कुल। तो अब भविष्य की क्या तस्वीर दिख रही है? मतलब वित्त वर्ष 26 के लिए क्या लक्ष्य हैं? वित्त वर्ष 26 के लिए तो कंपनी काफी महत्वाकांक्षी लग रही है। वो 20 से 25% रेवेन्यू ग्रोथ का लक्ष्य रख रहे हैं। 20-25%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और साथ ही 20,000 से 25,000 करोड़ के नए ऑर्डर जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। और इसके अलावा 10,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जहां वो L1 है, मतलब सबसे कम बोली लगाई है। उनका अवार्ड आना भी बाकी है। जैसे पुणे रिंग रोड वाला। हाँ बिल्कुल, जैसे पुणे रिंग रोड के बड़े हिस्से। तो उनका ऑर्डर बुक अभी 36,869 करोड़ का है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। रिकॉर्ड ऑर्डर बुक। तो इन बड़े लक्ष्यों के पीछे कोई खास रणनीति भी होगी? हाँ, रणनीति साफ दिखती है। डोमेस्टिक मार्केट में मतलब भारत में वो मुश्किल प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं, जैसे बॉर्डर एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। हाइड्रो मतलब बड़े डैम्स वगैरह? जी, बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो अफ्रीका और मिडल ईस्ट में ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सावधानी से। सऊदी अरेबिया में एक नया जॉइंट वेंचर भी बनाया है। वाटर सप्लाई टनल जैसे नए एरिया में भी जा रहे हैं। मतलब वो मुश्किल हाई एंट्री बैरियर वाले काम चुन रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा वापस वित्त वर्ष 25 की चुनौतियों पर आते हैं। आपने JJM पेमेंट्स और बांग्लादेश का जिक्र किया था। इस पर कॉल में कुछ और क्लैरिटी मिली? हाँ, CFO ने इस पर बात की। बताया कि वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा बढ़ गया है, मतलब 113 दिन हो गया है। 113 दिन? हाँ, ये तो ज्यादा है। क्यों? हाँ, ज्यादा है। इसका मुख्य कारण वही JJM पेमेंट्स में देरी और बिल सर्टिफिकेशन में लगने वाला वक्त बताया गया। मतलब कंपनी का पैसा ज्यादा टाइम तक फंसा रहा। अच्छा, और कुछ? एक और चीज थी, PBT यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर थोड़ा असर पड़ा। त्वरित मूल्यह्रास मतलब एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन का कुछ पुरानी एसेट्स पर, और इंटरेस्ट कॉस्ट भी थोड़ी बढ़ी है, हालांकि वो टेम्पररी बता रहे हैं। तो ये वर्किंग कैपिटल वाली बात थोड़ी चिंताजनक है ना? थोड़ी तो है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि JJM पेमेंट्स अब सुधर रहे हैं,
मध्य प्रदेश से पेमेंट मिल गई है, यूपी से जून में उम्मीद है। और बांग्लादेश वाला रिस्क? उसे भी मैनेज किया गया है। एक प्रोजेक्ट करीब 500 करोड़ रुपए का, वो आपसी सहमति से बंद करके ऑर्डर बुक से हटा दिया गया है। और जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ वो ज़्यादातर लाइन ऑफ क्रेडिट वाले हैं, मतलब भारत सरकार फंडेड हैं, तो पेमेंट रिस्क कम है। ठीक है। और ये सब चुनौतियों के बावजूद मार्जिन गाइडेंस से बेहतर रहा है ना? हाँ बिल्कुल, गाइडेंस 11% प्लस का था और हासिल किया 12.8%। ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी उन्होंने कॉस्ट कंट्रोल अच्छा रखा। सही कहा। तो कुल मिलाकर देखें तो कुल मिलाकर एफकॉन्स ने एक चुनौतीपूर्ण साल का सामना किया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखी और भविष्य के लिए एक मजबूत पाइपलाइन भी तैयार की है। उनकी मुख्य ताकतें साफ हैं: मुश्किल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की क्षमता, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और सुधरते हुए फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचारणीय बात छोड़ जाती हूँ जी। स्रोत बताते हैं कि एफकॉन्स जानबूझकर उन प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहा है जो जटिल हैं, जिनमें हर कोई आसानी से नहीं घुस सकता, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सावधानी से कदम बढ़ा रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसे समय में जब सरकार का फोकस घरेलू इंफ्रा पर बहुत ज्यादा है और ग्लोबल मौके भी बदल रहे हैं, तो ये रणनीति जो शायद थोड़ी मुश्किल है, एफकॉन्स को उन कंपनियों के मुकाबले क्या कोई लंबे समय का फायदा दे सकती है, जो शायद ज्यादा आसान, ज्यादा वॉल्यूम वाले घरेलू प्रोजेक्ट्स पर ही फोकस करती हैं? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कौन सी अप्रोच ज्यादा कारगर साबित होती है। बिल्कुल सही। ये एक अहम सवाल है जिस पर नजर रखनी होगी।